नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस कमेटी द्वारा धर्म संघ शिक्षा मंडल में प्रशिक्षण से पराक्रम कार्यक्रम का किया गया आयोजन। लोक भारती वाराणसी द्वारा अन्नदाता सम्मान समारोह व कार्य योजना बैठक हुई आयोजित। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मैदागिन चौराहे पर जिहादियों का फूका पुतला। और एकता दिवस के अवसर पर बरेका में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रशिक्षण से पराक्रम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ शिक्षा मंडल में कांग्रेस कमेटी द्वारा कार्यकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण से पराक्रम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों से अवगत कराया गया, साथ ही उन्हें संगठन की बारीकियों के बारे में बताया गया। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी एवं प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किया है और आगामी विधानसभा चुनाव में यही प्रशिक्षण प्राप्त कार्यकर्ताओं के दम पर हम चुनाव जीतेंगे। आज हमारे आदरणीय प्रियंका गांधी जी और कुमार लल्लू जी के निर्देश पे जो विधानसभा वाइज प्रशिक्षण के तृतीय चरण में इसका कार्यक्रम का नाम ही दिया गया प्रशिक्षण से पराक्रम। उसके तृतीय चरण में आज बनारस के तीनों शहर की विधानसभा के वार्ड कमेटी, बूथ कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी, फ्रंटल संगठन के सहयोग से लोक प्रशिक्षण का कार्यक्रम आज इस धर्म संघ के प्रांगण में आयोजित है और लगातार ये हमें लग रहा है 10:30 बजे से प्रारंभ हुआ है, जो 6-6.5 घंटे प्रशिक्षण चलेगा। इसमें तमाम संगठन की बारीकियाँ को बताया जाएगा, सोशल मीडिया पर कैसे काउंटर करना है, ऐसी तमाम चीज़ें हैं हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे और आगामी 2022 के चुनाव में इस प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। लोक भारती वाराणसी द्वारा अन्नदाता सम्मान समारोह व कार्य योजना बैठक का आयोजन हुआ। लंका थाना अंतर्गत नुआव ग्राम में प्राइमरी पाठशाला के पास लोक भारती वाराणसी संयोजक काशी प्रांत अमित कुमार सिंह के आवास पर जिला वाराणसी लोक भारती अन्नदाता सम्मान समारोह व कार्य योजना बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कई जिलों से आए किसानों को खेती से संबंधित जानकारियां दी गई, जिसमें प्रमुख रूप से शून्य बजट में प्राकृतिक कृषि पर चर्चा हुई, जिसमें खाद, कीटनाशक व अन्य खेती से उपयोगी चीजों को प्राकृतिक रूप से बनाए जाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में लखनऊ से आए संपर्क प्रमुख लोक भारती के श्री कृष्ण चौधरी ने अपने संबोधन में बताया। इस अवसर पर रीता जायसवाल, अमित कुमार सिंह, रणविजय सिंह, दिनेश पांडे सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने अपनी अध्यक्षता में एक समिति बनाई है, किसान समृद्धि आयोग। उसका उत्तर प्रदेश सरकार का जो है किसान समृद्धि आयोग के सदस्य की जिम्मेदारी है। तो आज किस तरह का यहाँ पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम है? ऐसे काफ़ी लंबे समय से हम सभी के ध्यान में है कि लगातार रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग के कारण ज़मीन की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जा रही है और उसके बदले में जो हम उत्पाद प्रयोग कर रहे हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, साग, फल खा रहे हैं, वो हमको विषैला मिल रहा है, रसायन युक्त मिल रहा है, जिसके कारण शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं। और रासायनिक खेती प्रकृति और पर्यावरण के लिए काफ़ी घातक है। ज़मीन की उर्वरा शक्ति का ह्रास, अधिक पानी की लागत और खेती की बढ़ती हुई लागत के कारण किसान जो है काफ़ी नुकसान में है। इसके विकल्प के रूप में मात्र एक देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से 10 से 30 एकड़ तक खेती देश भर में काफ़ी मात्रा में किसान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में और उत्तर प्रदेश के बाहर भी सभी राज्यों में अच्छी संख्या में देसी गाय के आधार पर जो है खेती करने वाले किसान हैं। वो उत्पादन शरीर को रोग मुक्त रखता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों का जो एक बड़ा कारण है, जो हम विषैला DAP, यूरिया और कीटनाशक युक्त भोजन कर रहे हैं, उसके कारण शरीर में जा रहा है। शरीर में विष के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियों का एक बड़ा कारण बन रहा है।
तो यहाँ बनारस में भी बड़ी मात्रा में किसान जो है प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, देसी गाय के गोबर और गौमूत्र का प्रयोग करते हुए। शहर के जो उपभोक्ता वर्ग है जो काशी महानगर में रहते हैं, उस दृष्टि से वो जगह जगह इस प्रकार के उत्पादन को तलाश रहे हैं कि हम जो है रोग मुक्त, जो पैसा हम अस्पताल, मेडिकल स्टोर और डॉक्टर को दे रहे हैं, उसका एक छोटा सा भाग अगर हम ऐसे पोषण युक्त जो है और शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला निरोगी खाद्य पदार्थ खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। उस दृष्टि से नगर के लोग भी ऐसे जागरूक हों तो किसानों का नगर में एक सम्मान समारोह जो है, ऐसे जो प्राकृतिक खेती किसान कर रहे हैं, रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं, उन किसानों का जो है नगर में नागरिकों के बीच में एक सम्मान समारोह, जिससे नगर के नागरिकों को भी जानकारी हो सके कि ऐसे किसान यहाँ पर मौजूद हैं। हम जो है इधर उधर का सामान ना खरीद करके इन किसानों से वास्तविक रूप से जो है शुद्ध और सात्विक जो है खाद्यान्न ले। आज जो है हम लोग जो है अन्नदाता सम्मान समारोह का कार्यदायी बैठक किए हैं, जिसमें सभी लोग हम सभी उपस्थित हो गए। आगे इस कार्यक्रम को किस रूप से और विस्तृत बनाया जाए जिससे कि इसका जन प्रचार और लोगों के अंदर इसके प्रति उत्साह बढ़े, जिससे कि इसका प्रचार और प्रसार तेज हो, ताकि जो हमारा उद्देश्य है हमारे संगठन का कि देश का हर एक नागरिक निरोग रहे, स्वस्थ भोजन, स्वस्थ जीवन यापन को अपने जीवन में लाए और उसके कारण वह अपने भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के भी लिए एक अच्छा कार्य करे, ताकि आने वाले हमारे कल के जो भविष्य हैं, पीढ़ियां हैं, वह भी याद करें कि नहीं हमारे पूर्वजों द्वारा एक अच्छा कार्य हमारे समाज और देश के लिए किया गया है। कहाँ कहाँ के लोग आए हैं इस बैठक में? इस बैठक में चंदौली, सेवापुरी, मिर्ज़ापुर, बनारस और तमाम ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ से, और गांव घर से जुड़े हुए किसान भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रधानाध्यापक भी हैं, और यहाँ शिक्षक, चिकित्सा विभाग से भी लोग आए हुए हैं, जिससे कि यह जो कार्य हो रहा है इनके द्वारा बहुत तेज़ी से समाज में हम लोग प्रसारित कर सकें। अभी देश की योजनाओं में प्रमुख रूप से पूर्वी उत्तर भारत में ये लो बजट खेती, गाय आधारित खेती, गोबर और जैविक से हमारे देश के किसान लाभान्वित हो और इसका प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसकी आज एक बड़ी बैठक लखनऊ से आए हैं हमारे कुछ लोक भारती के अधिकारी। यहाँ हमारे संयोजक पिंटू जी हैं, अमित जी, उनके आज आवास पर काशी में नुआव गांव में आयोजित हुआ है, जिसमें दूर दूर से किसान हमारे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ले रहे हैं। हम सभी महिला शक्ति भी यहाँ आई है ताकि हमारे देश का जो किसान है और किसानी है दोनों मानव कल्याण के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। इस तरह का लाभ मिलेगा किसानों को आज की बैठक से? जो हमारा इस योजना में मोदी जी ने भी इसको प्राथमिकता दिया है। यहाँ सेवापुरी गांव है जिसको गोद भी लिया है कि नो बजट, बिना कुछ खर्च के यदि किसान अपने खेत में एक गाय के साथ 2 एकड़ जमीन के साथ अगर वो उस खेती को करता है तो उसका गोमूत्र और गोबर दोनों 3 दिन में खाद तैयार होगा, और उससे वो अपना स्वरोजगार की तरफ भी हमारे गांव के लोग बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम स्वास्थ्य के प्रति इतने समृद्ध हमारा स्वास्थ्य हो जाएगा कि हमें बीमारी तो दूर दूर तक नहीं आएगी। तो इसको हम लोग बीमारी भी भगाएंगे इस योजना से और बेरोजगारी भी भगाएंगे और हमारे देश में खुशहाली भी होगी। गांव खुशहाल होगा तो भारत खुशहाल होगा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मैदागिन चौराहे पर जिहादियों का पुतला फूका। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर के दर्जनों कार्यकर्ताओं द्वारा त्रिपुरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर जिहादी उन्मादियों द्वारा जानलेवा हमला करने के विरोध में मैदागिन चौराहे पर जिहादियों का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला फूका। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमले में संलिप्त सभी दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। शुभम जी, किसका पुतला फूके आप लोग? कल अपने राष्ट्रीय आह्वान पर एक कार्यक्रम तय किया गया था कि त्रिपुरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है, यह बहुत निंदनीय है। इसलिए अपने राष्ट्रीय आह्वान पर एक कार्यक्रम तय हुए थे कि पूरे देश भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला केंद्रों पर आतंकवाद, जिहादियों का, उन्मादवादियों का जो ऐसे अराजक तत्व हैं उनका पुतला दहन किया जाए। इसीलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज मैदागिन चौराहे पर उन जिहादियों का और उन अराजक तत्वों का हम लोगों ने पुतला दहन किया है। अब इंस्पेक्टर महोदय से हमारी बात भी हुई है
मैं उनके माध्यम से भी जिला मजिस्ट्रेट या जो भी आला अधिकारी यहाँ पर, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आएंगे, हम लोग प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भी देंगे कि ऐसे अराजक तत्वों पर तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई करके इनको गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जाए। एकता दिवस के अवसर पर बरेका में कार्यक्रम आयोजित हुआ। एकता दिवस के अवसर पर बनारस रेल इंजन कारखाना परिसर स्थित कम्युनिटी हॉल में DLW मजदूर संघ का 46वां द्विवार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन के प्रथम सत्र का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूनम मौर्य जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया। इस दौरान संघ द्वारा न्यू पेंशन स्कीम निगमीकरण एवं निजीकरण, DLW मजदूर संघ का नाम परिवर्तित कर BLW मजदूर संघ करने इत्यादि प्रस्ताव पास किए गए। अंतिम सत्र में संगठन का चुनाव संपन्न कराया गया। आज DLW मजदूर संघ का जो द्विवार्षिक अधिवेशन यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, इस अधिवेशन के अंदर में प्रमुख जो प्रस्ताव पारित किए गए यह है कि जो सरकार आज पूरे पब्लिक सेक्टर के अंदर में प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है। हमें सरकार का विरोध नहीं है, मगर सरकार की नीतियों का विरोध है। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय रेलवे मजदूर संघ, DLW मजदूर संघ यह चाहता है कि भारत सरकार इस प्रकार का ध्यान रखे कि जो हमारे उद्योग है उस उद्योग का निजीकरण, निगमीकरण और आजकल मोनेटाइजेशन जो बात चल रही है ये न करे। हमारे जो कर्मचारी हैं वो निश्चित रूप से अपना उद्योग बढ़ा सकते हैं। उनका जो कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि जो अपप्रचार चल रहा है उसको निश्चित रूप से हम कम कर सकते हैं। दीपावली पर्व पर शहर में विद्युत झालरों की दुकानें सज गई हैं। नगर में दीपावली पर्व को देखते हुए विद्युत झालरों की दुकानें सज गई हैं। हर ओर मार्केट में रंग बिरंगे विद्युत झालर अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं और लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दुकानदारों ने बताया कि इस बार कोरोना के बाद थोड़ी दुकानदारी हो रही है। ग्राहकों के लिए देशी झालर कम खर्च में और मजबूत ज्यादा बिक रहा है, जिसकी कीमत 50 रुपए से 500 रुपए तक है। वहीं चाइना के झालर ना तो बेचे जा रहे हैं और न ही इनकी डिमांड है। इस बार दीपावली किस तरह से आप झालर वगैरह रखते हैं, किस तरह की बिक्री है, क्या रेंज है? देखिए हमारे यहाँ तो इंडियन झालर ज़्यादा बिक रहा है और हमारे यहाँ 30 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक का झालर है, जो कि हाथ से बना करके यहाँ के कारीगर लोग बनाते हैं और बेचते हैं। उसमें दीपावली का दिया होता है, स्वास्तिक होता है, गणेश लक्ष्मी होता है, ये सब चीज़ें किसी प्रकार की कई प्रकार की चीज़ें नई होती हैं जो कि दीपावली के समय बिकती है। ज़्यादा किसकी डिमांड है किन झालरों की? झालर जो इंडियन झालर है 10 मीटर का, उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। कितना उसका रेट होगा? उसका 100 रुपए के अंदर बिक जाता है वो। तो अगले साल से क्या इस साल दीपावली कैसी मनेगी? इस बार तो कुछ देख रहे हैं, अभी 2-3 दिन से तो ज़्यादा लोगों में उत्साह समझ आ रहा है और 2-3 दिन पहले तक तो हम लोगों को समझ आ रहा था कि इस बार लोग कैसे दीपावली मनाएंगे। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से इतना वो हो रहा है, सहयोग दिया जा रहा है कि दीपावली लोग अच्छा मनाएंगे, ये उम्मीद है। ये उम्मीद है। राम कुमार जी, कोरोना काल के बाद दीपावली कितना उत्सव से मन रहा है, कैसे बिक्री हो रही है? 2 साल से लोग कोरोना काल से दीपावली नहीं मनाए, इसलिए इस साल दीपावली इतने उत्साह से लोग मना रहे हैं तो सोचने में नहीं समझ आ रहा है। माल की दिक्कत और क्वालिटी इतनी अच्छी आ गई, इंडियन आइटम आ गया है कि लोग चाइना को पूछना भूल गए। कितने से कितने रेंज तक का माल है? 60 रुपए से लेके 40 रुपए से लेके कम 200 रुपए तक का माल है और सब क्वालिटी बहुत अच्छी है। डिमांड किसका ज़्यादा है? पिस्ता झालर है, जो 15 मीटर का झालर आता है। पिस्ता झालर तेज रोशनी का पावर पिस्ता भी बोलते हैं उसको। किस रेट का ज़्यादा माल बिक रहा है? 60 रुपए 80 रुपए। तो क्या कहना चाहेंगे इस बार दिवाली कैसा मनेगा? जैसे दिवाली इस साल है उसी तरह दीपावली हर साल पड़ना चाहिए कि जिसमें जनता को भी खुश है, हम लोग भी खुश हैं, हम लोग को भी दिक्कत ना है। महंगाई की भी कुछ मार है क्या? महंगाई तो थोड़ा बहुत मार तो है ही है। जनता तो यही कहती है कि बहुत महंगा है, लेकिन रेट वही है पुराना पहले वाला। कोई विशेष बढ़ा नहीं है? कोई विशेष बढ़ा नहीं है, माल की कमी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोवर्धन पूजा समिति द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई।
पत्रकारों से मुखातिब होते हुए गोवर्धन पूजा समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार यादव ने बताया कि विगत कई दशकों से वाराणसी में गोवर्धन पूजनोत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि अब देश में वाराणसी की एक और विशिष्ट पहचान बन गया है। इस बार गोवर्धन पूजा शोभा यात्रा का उद्घाटन राज्य मंत्री गिरीश चंद यादव के करकमलों द्वारा संपादित किया जाएगा। शोभा यात्रा लोहराबीर से रामकटोरा, कबीरचौरा, मैदागिन, मछोदरी, प्रहलाद घाट, राजघाट होते हुए गोवर्धन धाम खिड़किया घाट पर पहुंचकर जनसभा में परिवर्तित हो जाएगी। क्या है इस बार, क्या करने जा रहे हैं, खास क्या है? खास क्या, हर वर्ष की भांति इस बार भी पूजा हम लोग संपन्न कराएंगे और ये शोभा यात्रा हमारा जो पहले की भांति निकलता है वैसे ही निकलेगी। कोविड को देखते हुए छोटा रूप थोड़ा सा कर दिया जाएगा और वहाँ गोवर्धन श्री लोगों को दी जाती है, उसमें एक नाम विधि के क्षेत्र में हम लोग बढ़ा रहे हैं इस बार और उसको भी दिया जाएगा। पहले 7 था, इस बार 8 हो गया है। हम लोग वहाँ पहुँचकर सारे जो अपने अतिथि आएंगे सबको केसरिया साफा बांधकर सबको सम्मान करेंगे और कोविड को देखते हुए कार्यक्रम को सफल कराने की पूरी कोशिश रहेगी। जय श्री कृष्ण। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। भारतीय ज्ञान परंपरा अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है, जिसमें ज्ञान और विज्ञान, लौकिक और परलौकिक, कर्म और धर्म तथा भोग और त्याग का अद्भुत समन्वय है। ये विचार संस्कृत भारती के महासचिव पद्मश्री चमू कृष्ण शास्त्री ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में विश्वविद्यालय के पाणिनि भवन सभागार में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 3 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित ज्ञान विज्ञान को प्रायोगिक रूप में शोध के माध्यम से नवीन ज्ञान भंडार को जनोपयोगी बनाने की जरूरत है। उद्घाटनकर्ता के रूप में माता अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी ने कहा कि संस्कृत विद्यार्थियों या इस संस्था के लिए सदैव हर संभव सहयोग मंदिर की तरफ से किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी ने की। इस दौरान उन्होंने अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी का चंदन, माला, अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान और अभिनंदन किया। मंचस्थ अतिथियों के द्वारा विश्वविद्यालय प्रकाशन संस्थान के द्वारा प्रकाशित 2 अभिनव प्रकाशनों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी, प्रोफेसर रामपूजन पांडे, प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्र, राजनाथ, प्रोफेसर अमित शुक्ल, डॉक्टर विजय कुमार पांडे एवं संस्कृत महाविद्यालयों के अध्यापक प्रतिभागी के रूप में उपस्थित रहे। सर, आज किस तरह का ये संपन्न हो रहा है कार्यक्रम? ये 3 दिवसीय शोध परियोजना कार्यशाला है। उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव मोनिका यस गर्ग के द्वारा एक पत्र हमें प्राप्त हुआ था कि जो जैसे उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों में के द्वारा माइनर मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत कराया जाता है, तो उसके अंतर्गत महाविद्यालयों से भी कराया जाए। तो ये संस्कृत विश्वविद्यालय ने संस्कृत महाविद्यालयों को शोध योजना से जोड़ने के लिए, संबद्ध करने के लिए, यद्यपि सरकार द्वारा वेबिनार के माध्यम से कहा गया है, लेकिन सामान्य स्थिति कोविड-19 के सामान्य स्थिति होने के कारण हमने ऑफलाइन उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के आर्थिक सहयोग से, दोनों के तत्वावधान में, विश्वविद्यालय का सहयोग और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सहयोग से संयुक्त तत्वावधान में ये 3 दिवसीय शोध परियोजना कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें विश्व स्तरीय संस्कृत के विद्वान भाग ले रहे हैं, जैसे कि महामहोपाध्याय पद्मश्री चमकृष्ण शास्त्री जो संस्कृत के संवर्धन और प्रतिष्ठान, एक संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान के महासचिव हैं और संस्कृत के विकास के लिए 45 वर्षों से योगदान दे रहे हैं। जो एक संस्कृत भारती नामक संस्था है, उसको अंतर्राष्ट्रीय 21 राष्ट्रों में संस्कृत भारती के माध्यम से संस्कृत को सीखने के लिए प्रमोट किए हैं। ऐसे उनका जो भारतीय ज्ञान परंपरा पर विशिष्ट व्याख्यान आज हुआ और कालांतर में भी व्याख्यान होगा, 2 दिन वो रहेंगे। तत्र जेएनयू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या एवं संस्कृत अध्ययन संस्थान के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर संतोष कुमार मिश्र जी भी आए हुए, उनका व्याख्यान होगा। एवं
2 जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु से 2 विद्वान, जो कुछ ऐसे विद्वान है जो स्वपाकी है, स्वयं निर्माण करके भोजन करते हैं, ऐसे 2 विद्वान आए हुए, उनका व्याख्यान होगा। कितने दिन का है ये कार्यक्रम? ये 3 दिन का है। लगभग 70 से 80 जो संस्कृत महाविद्यालय के आचार्यों को हमने आमंत्रित किया है और इस विश्वविद्यालय के 35 अध्यापक, कुल 110 की संख्या हो सकती है, इनको प्रशिक्षित करना है। और चूंकि संस्कृत में कुछ वैज्ञानिक जो विषय हैं, इंजीनियरिंग है, भौतिकी है, रसायन विज्ञान है, इसके कहाँ कहाँ हमारे ग्रंथों में निहित है, उस ज्ञान राशि को शोध के माध्यम से विश्व के पटल पर पहुंचाने के लिए इस योजना को क्रियान्वयन किया गया है। पाकिस्तान का झंडा लगाने वाले युवक को राजा तालाब पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। विगत 29 अक्टूबर को राजा तालाब पुलिस टीम को सूचना मिली कि ग्राम भवानीपुर में ताज मोहम्मद नामक युवक अपनी दुकान के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है तथा ग्रामीणों के विरोध पर गाली गलौज कर रहा है तथा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके से अभियुक्त ताज मोहम्मद को गिरफ्तार कर व पाकिस्तानी झंडे को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अखिल भारत हिंदू महासभा पंचगंगा फाउंडेशन द्वारा संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। अखिल भारत हिंदू महासभा पंचगंगा फाउंडेशन द्वारा संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। इस मौके पर पूर्वांचल अध्यक्ष श्रीकांत पांडे, महामंत्री राजेश कुमार केसरी, कोषाध्यक्ष सुनीता अग्रवाल, मंत्री लक्ष्मी जादवानी, मंत्री जया श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष विशाल नारायण सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। वाराणसी का एक ऑटो चालक अपनी कमाई से गरीबों असहायों को भोजन उपलब्ध कराता है। वाराणसी में एक ऐसा ऑटो चालक है जो ऑटो चलाकर अपना परिवार तो पालता ही है, साथ ही प्रतिदिन अपनी कमाई से 200 रुपए निकालकर प्रत्येक शनिवार को गरीब व असहाय लोगों में भोजन का वितरण करता है। आपको बता दें कि इस शख्स का नाम मनोज कुमार सेठ है, जो मूल रूप से वाराणसी के ही हैं। मनोज ऑटो चलाकर अपने परिवार को पालते हैं और समाज में गरीब व असहाय लोगों की मदद करना भी मनोज का एक सपना है। मनोज का कहना है कि कई लोग उसे मदद करने के लिए फ़ोन करते हैं तो कई आश्वासन देने के बाद फ़ोन उठाते ही नहीं हैं, इसलिए वो अकेले ही गरीबों की मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि वो लगभग 6.5 साल से भोजन बनवाकर गरीबों असहायों में वितरण करने का कार्य कर रहे हैं। मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। ये क्या करते हो, कितने सालों से कर रहे हो? ये मैं 6-6.5 साल हो गया सर इसको करते करते। क्या करते हो, ऐसा क्या मिलता है? ऐसा एक दिल को सुकून मिलता है। पैसा तो बहुत लोग कमा रहे हैं, लेकिन ये जो कार्य मैं कर रहा हूँ इसका एक अलग आनंद है। कैसे करते हो ये सब? ये मैं ऑटो चलाकर करता हूँ और इसमें कितने लोग हैं जो हमको फ़ोन करके कहेंगे कि मनोज जी आइए हमसे कुछ सहयोग लीजिए, मनोज जी आइए हमसे। कुछ लोग ऐसे हैं कि आश्वासन देने के बाद फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं तो मनोज जी पीछे नहीं हटते हैं। हमको कार्य करना है, शनिवार है तो कार्य करना है। किस दिन करते हो ये? शनिवार के दिन। हर हफ्ते के शनिवार? हर हफ्ते 6 साल में एक भी शनिवार गैप नहीं है। किस जगह कैसे बच्चों को या कैसे परिवार को? ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवारों को घूम के बनारस में। कितना कमा लेते हो आप? मैं ऑटो चलाकर बच जाता है 700-800 रुपये बच जाता है। अपना परिवार चलाते हो कि? कुछ उसमें से निकालते हैं, 200 रुपये पर डे उसमें से निकालते हैं। और किसी से मदद? 1-2 लोग हैं जो मतलब 100-200, समझ रहे हैं। कितने परिवारों को कितना खाना खिला देते हो? एक शनिवार को तो 150 से 200 बच्चे खा ही लेते हैं भैया। क्या खाने में जैसे खीर हो गया, वेज पुलाव हो गया, वेज बिरयानी हो गई, पनीर की सब्जी हो गई, पूड़ी हो गई, देसी घी का हलवा हो गया। ये बनाते हैं हम अपने सिस्टम से। जहाँ मन किया गाड़ी में सारा सामान रखे, वहाँ तक पहुँचाएं उसको। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस कमेटी द्वारा धर्म संघ शिक्षा मंडल में प्रशिक्षण से पराक्रम कार्यक्रम का किया गया आयोजन। लोक भारती वाराणसी द्वारा अन्नदाता सम्मान समारोह व कार्य योजना बैठक हुई आयोजित।
एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मैदागिन चौराहे पर जिहादियों का फूका पुतला। और एकता दिवस के अवसर पर बरेका में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।